गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर देना। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके। प्रोजेक्टाइल कर रिलेटिव प्रोजेक्टाइल कर रहे थे लास्ट क्लास में, है ना? एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में, वो बना क्या? एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, बना था क्या होमवर्क में? क्या आंसर्स आया आपका, बताइए। क्या आंसर्स आया था, बताओ। कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम था, है ना? आपके पास एक प्रोजेक्टाइल था ऐसा। एक प्रोजेक्टाइल था, एक प्रोजेक्टाइल ये था। दोनों के बीच का डिस्टेंस शायद 100 मीटर्स दिया हुआ था। 100 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था। ठीक है। एक को आप फेंक रहे थे 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और एक को आप फेंक रहे थे विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा, है ना? और ये दोनों मिड एयर में कोलाइड कर रहे थे, है ना? तो मान लो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये कोलाइड कर गए इस जगह पे। ये पॉइंट पी है, मिड एयर कोलिजन है। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ कुछ चीज़ें निकालनी थी। पहले ये अल्फ़ा निकालना था कि कितना अल्फ़ा होगा ताकि ये कोलाइड कर जाए। उसके बाद आपको शायद टाइम ऑफ कोलिजन निकालना था, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए निकालना था, है ना? इस पॉइंट को आप ए बोल रहे हो और इस पॉइंट को बी बोल लो। यही तीन चीज़ें निकालनी है आपको। ठीक है, बताओ आंसर, बताओ, कमेंट करो। आया क्या आंसर? चलो कोई नहीं, आओ बनाते हैं। ठीक है, अब या तो इसको बनाने का एक तरीका वो होगा कि भाई आप इसके लिए लोकेशन, मतलब जितने समय में ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने ही समय में ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। तो आप लोकेशन और समय इक्वेट कर दो, आपके आंसर्स आ जाएंगे, लेकिन वो लेंदी होगा। जब हम लोग रिलेटिव मोशन कर लिए हैं तो हम लोग रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे। हम क्या करते हैं, हम बी पे जाके बैठ जाते हैं। हम जैसे ही बी वाले प्रोजेक्टाइल पे जाके बैठ जाएंगे, ये प्रोजेक्टाइल रेस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला प्रोजेक्टाइल अब इसी जगह पे रहेगा, ये अपना जो अपना पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करेगा। और इसकी जो भी वेलोसिटी है वो हम इसको दे देंगे। तो कंपोनेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो इसके पास एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट ऐसा होगा। दिस विल बी 50 साइन अल्फा, और ये हो जाएगा 50 कॉस अल्फा। और यहाँ पे भी अगर हम इसके कंपोनेंट तोड़ ले बाबू, तो एक हो जाएगा 60 cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 sin 30 डिग्री। अब आपको इसको पलट के दे देना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसको मिल जाएंगी। ये नीचे में मिल जाएगा डायरेक्शन को पलट के, और ये इधर मिल जाएगा डायरेक्शन को पलट के। दिस विल बी 50 साइन अल्फा, और ये हो जाएगा 50 कॉस अल्फा। इसका मतलब इसका जो नेट वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो दोनों ऐड हो जाएगा। दिस विल बी 50 कॉस अल्फा प्लस 60 कॉस 30 डिग्री, है ना? और ये हो जाएगा आपका 60 साइन 30 डिग्री माइनस 50 साइन अल्फा।
ठीक है। अब एक कॉमन सेंस से बात सोचो कि ये प्रोजेक्टाइल इसी जगह पर मैंने फिक्स कर दिया और ये प्रोजेक्टाइल को इसको जाकर हिट करना है, तो आपको नहीं लगता कि इस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ गया है, ये प्रोजेक्टाइल जब इसके रेस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो ही ये इसको जाकर हिट कर सकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट जो हर क्वेश्चन में अभी तक लगाते हुए आए हैं ना। इसमें क्या करोगे बताओ। आपको पता है कि जब कभी भी कोई चीज किसी को हिट करता है तो उसका लाइन ऑफ मोशन उसके अलोंग होना चाहिए, क्योंकि ए रिलेटिव तो जीरो है ना। तो मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो अब मैंने इस प्रोजेक्टाइल को फिक्स कर दिया, ये इसी जगह पर है, और ये वाला प्रोजेक्टाइल अगर इसको हिट करना चाहता है तो इसको इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर जाना पड़ेगा। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जाने का मतलब है, वो एक्स में मूव करने का मतलब है कि इसके पास वाई में कोई वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि projectile will move along the, है ना, projectile will move along the straight line। ठीक है। और वो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। और अगर हॉरिजॉन्टल होगा इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का जो नेट वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, है ना। तो वो कितना है, 60 साइन 30 डिग्री, ये तो 30 हो गया। दिस इज 30 माइनस 50 साइन अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 30 विल बी इक्वल टू 50 साइन अल्फा। तो यहाँ से साइन अल्फा कितना आ जाएगा, 3/5। दैट मीन्स अल्फा विल बी इक्वल टू 37 डिग्री। अल्फा विल बी इक्वल टू 37 डिग्री। मतलब ये जो अल्फा है ये अगर 37 डिग्री पर है तो आपका कोलिजन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, कितने समय के बाद। तो समय तो आप आराम से निकाल सकते हो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। और ये किस वेलोसिटी से कवर होगा, ये तो रेस्ट पर है और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, दैट इज 50 cos अल्फा प्लस 60 cos 30 डिग्री। तो ये तो बाबू 100 50 cos 37 sin 37 3/5, तो ये 4/5 होगा, प्लस 60 इंटू √3/2। ये कट जाएगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 40 प्लस 30√3। ये आपका टाइम आ गया। इतने समय के बाद वो कोलाइड कर लेगा, है ना। सिंपल सा बात है, वाई में कोई वेलोसिटी है नहीं, प्रोजेक्टाइल इसी की लाइन के अलोंग जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है और इस डायरेक्शन में ये तो रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी इतनी है। तो समय टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए। तो मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस डी। ये पॉइंट ए और पॉइंट पी का ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको ये पता चल जाए कि इस समय x कितना है और इस समय y कितना है, मतलब अगर हमको ये x मिल जाए और ये y मिल जाए तो हम आराम से √x² प्लस y² कर सकते हैं। ठीक है, एक कर लो, इसको कितना आएगा देखो। ये लगभग बाबू आपका आ जाएगा 1.09 सेकेंड्स। ठीक है, 1.09 सेकेंड, बुक का क्वेश्चन है ना, पीछे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो आंसर्स दिए हैं, सॉल्व कर लेना। 1.09 सेकेंड्स आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब आप लोकेशन निकालने के लिए एस एक्स कर सकते हो। एस एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, है ना। अब तुम क्या करो, देखो तुमको ऐसा समझना है कि ये प्रोजेक्टाइल इधर से इधर गया और ये प्रोजेक्टाइल इधर से इधर गया, तो ये दोनों एक पॉइंट पी पर मिले, तो तुम इस वाले प्रोजेक्टाइल के हिसाब से या इस वाले प्रोजेक्टाइल के हिसाब से, अब रिलेटिव का जरूरत नहीं है, रिलेटिव का काम खत्म हो गया।
अब तो तुमको बस ये पॉइंट पी जाना है, तो तुम इस वाले प्रोजेक्टाइल से चलोगे तो भी तुम टाइम टी इक्वल टू 1.09 सेकेंड्स के बाद पी पर पहुंच जाओगे, और इस वाले प्रोजेक्टाइल के हिसाब से चलोगे तो भी तुम 1.09 सेकेंड्स के बाद ये प्रोजेक्ट यहाँ पर पहुंच जाओगे, क्योंकि वो कोलाइड तो पी पॉइंट पर ही कर रहे हैं, है ना। और जब भी कोलिजन होता है तो समय तो दोनों के लिए हमेशा क्या होता है, सेम। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। तो तुम किसी को भी यूज कर लो, मान लो हम इसी को यूज कर लेते हैं, तो आपको पता है इस प्रोजेक्टाइल का ए एक्स तो जीरो ही होता है, तो आपका जो एस एक्स है वो आपका हो जाएगा 60 cos 30 डिग्री, दैट विल बी 30√3 इंटू 1.09। यहाँ से आपका एस एक्स आ जाएगा। एस वाई विल बी हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यू वाई कितना हो जाएगा 60 sin 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा 30 इंटू टाइम है 1.09, 1.09 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 1.09 का स्क्वायर। तो यहाँ से एस वाई निकल जाएगा, तो जो टोटल डिस्टेंस डी है ये आपका अंडर रूट ऑफ एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो आप यहाँ से डी निकाल सकते हो। अरे बाबू आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो इन दोनों का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा कर दोगे तो आपको ये डी मिल जाएगा, है ना। हाँ कुछ बच्चों का आंसर आ गया, करेक्ट, बिल्कुल सही। दिस इज द अप्रोच जो आपको अपनाना है ना। ये क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चंस एक एक लाइन के, तीन चीजें थी, तीन चीजें तीन लाइन में निकल जाएंगी, अगर आपको रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पता है। आपको पता है कि कब कौन सा चीज टकराता है, बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हो। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले साल 2024 जेई एडवांस में आया है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को लेते हैं, देखना वो कितना आसान है। कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे बाबू, पूरा पढ़ोगे, है ना। इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना सिलेबस पूरा पढ़ रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वन शॉट वीडियो के भरोसे रहते हैं, ठीक से पढ़ते नहीं है, प्रॉपर कंटेंट नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चंस नहीं बनाते, तो फिर तो आपको तो फिजिक्स टफ लगना ही है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली सिंसियरली फॉलो कर रहे हो, आप हर टॉपिक को पढ़ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो उसको, तो क्वेश्चंस तो आपके फिर बन ही जाएंगे। ठीक है, चलो, है ना। ये क्वेश्चन आया है जेई एडवांस 2024 में, पिछले साल। ऐसा ही ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फायर किया गया है 0,0 से, और एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फायर किया गया है L,0 से। इसका जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो कुछ दिया गया है बाबू, एग्जैक्ट डेटा ले लेते हैं क्या है, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ, आपने इसको फायर किया है विथ अ स्पीड v0 एंड एट एन एंगल θ0, और यहाँ से आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है विथ अ स्पीड, नहीं पता, कुछ v मान लिया जाए, लेकिन एंगल ये दिया है 180 डिग्री माइनस θ1, θ1, ठीक है ना। 180 डिग्री माइनस, डायरेक्शन जो है एंगल का वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये θ1 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों मिड एयर में कोलाइड करेंगे। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये दोनों मान लो यहाँ पर कोलाइड कर गए, मिड एयर कोलिजन। तो क्वेश्चन में कुछ डेटा इस तरीके का दिया है कि जब θ0 θ1 45 डिग्री 45 डिग्री है ना, तो टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो t1 है, और जब θ0 और θ1 60,30 है तो टाइम ऑफ कोलिजन t2 है। तो आपको t1/t2 का होल स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, होल स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन पिछले साल ही एडवांस में आया है।
ठीक है, फिर कुछ नहीं करेंगे, हम इस वाले प्रोजेक्टाइल पे जाके बैठ जाएंगे। जैसे हम इस प्रोजेक्टाइल पे बैठेंगे ये मेरे लिए रेस्ट पे आ जाएगा, और रेस्ट पे आ जाएगा तो ये अब इस जगह से नहीं हिलेगा। तो इसका जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट है हम इसको दे देंगे। इधर का कंपोनेंट आएगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और इधर का कंपोनेंट आएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट। इधर का कंपोनेंट दो आएगा, ठीक है, एक इधर आ जाएगा, दिस विल बी वी कॉस थीटा वन, और ये हो जाएगा वी साइन थीटा वन। वो दोनों हम इसको पलट के इस डायरेक्शन में दे देंगे। ठीक है, तो इस नेट वेलोसिटी जो होगा, है ना, नेट वेलोसिटी जो होगा वो कितना हो जाएगा, हम्म, इसको पलट के इधर दे देंगे तो ये ऐड हो जाएगा, दिस विल बी वी नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस वी कॉस थीटा वन, और ये नीचे हो जाएगा, दिस विल बी वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस वी साइन थीटा वन। फिर वही बात, अगर इसके रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, और ये यहाँ पे रुका हुआ है, मतलब इस प्रोजेक्टाइल को इसी हॉरिजॉन्टल लेंथ के अक्रॉस मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका भी जो नेट वर्टिकल वेलोसिटी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी आप बोल सकते हो कि वी नॉट साइन थीटा नॉट विल बी इक्वल टू वी साइन थीटा वन। ये वी नॉट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले केस के लिए दोनों कितने हैं, 45 डिग्री, तो ये कट जाएंगे, तो वी नॉट किसके बराबर आ जाएगा, वी के बराबर, क्योंकि थीटा वन और थीटा दोनों 45 डिग्री है, तो वी नॉट वी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और उस समय टाइम टी वन कितना लगेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये 0,0 का पॉइंट है, ये L,0 का पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, और ये जुड़ जाएगा, ये दोनों तो सेम है, दैट मीन्स वी साइन थीटा नॉट और थीटा वन भी सेम है, और वी भी सेम है, तो ये कितना आ जाएगा, वी नॉट बाई रूट टू और वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू प्लस वी नॉट बाई रूट टू, तो दिस विल बी रूट टू एल बाई वी नॉट। टी एल टी वन इतना आ गया आपका, देखो ना, इन दोनों को जोड़ देना है, वी नॉट कॉस थीटा वन प्लस वी नॉट कॉस थीटा टू, कॉस 45 डिग्री वन बाई रूट टू, और वी नॉट और वी भी सेम है तो हम ये लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए वी नॉट साइन थीटा नॉट विल बी इक्वल टू वी साइन थीटा वन, लेकिन इस बार थीटा नॉट है कितना, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा वी नॉट इंटू रूट थ्री बाई टू, और वो है 30 डिग्री, ये हो जाएगा v इंटू वन बाई टू, तो ये कट जाएगा, v विल बी रूट थ्री टाइम्स वी नॉट। ठीक है, अब कितना समय लगेगा, अब टाइम t2 जो है वो फिर l डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट कितना है, 60 डिग्री, तो ये वी नॉट इंटू कॉस 60 डिग्री विल बी वन बाई टू प्लस वी इंटू कॉस थीटा वन, वी को हम रूट थ्री वी नॉट लिख सकते हैं, इंटू कॉस 30 डिग्री विल बी रूट थ्री बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज एल इंटू वी नॉट बाई टू प्लस थ्री वी नॉट बाई टू, तो ये हो जाएगा टू एल बाई फोर वी नॉट, या एल बाई टू वी नॉट। ये कितना आ गया, एल डिवाइडेड बाई टू वी नॉट। तो दोनों टाइम निकल गए, अब आपको टी वन बाई टी टू का होल स्क्वायर चाहिए, तो टी वन है रूट टू एल बाई वी नॉट, और टी टू है एल बाई टू वी नॉट, तो एल से एल कट गया, वी नॉट से वी नॉट कट गया, ये आ गया टू रूट टू। सही किया है ना यार, एक मिनट एक मिनट, वी नॉट कॉस थीटा नॉट इज वी नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट इज कॉस 60 डिग्री, हो जाएगा वन बाई टू प्लस वी तो रूट थ्री वी नॉट है, तो रूट थ्री वी नॉट इंटू कॉस 30 डिग्री इज रूट थ्री बाई टू, तो ये हो गया वी नॉट बाई टू, रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर थ्री वी नॉट बाई टू बचा, एलसीएम ले लिया टू, तो थ्री वी नॉट फोर वी नॉट हो गया, एल बाई टू वी नॉट, एल बाई एल से एल कट गया, वी नॉट से
इधर करेंगे, अरे यार इधर करेंगे तो ये 2v0 होगा ना, दिस विल बी L/√2v0, सॉरी। तो ये हो जाएगा L/√2v0 डिवाइडेड बाई L/2v0। तो v0 से v0, L से L कट जाएगा, दिस विल बी 2/√2, ये कट जाएगा √2। लेकिन आपको क्या चाहिए, T1/T2 का होल स्क्वायर चाहिए, तो आप √2 का स्क्वायर कर दोगे तो ये 2 आ जाएगा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है देखो, कितना इजी क्वेश्चन है, बस इसको देखो तुम। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट बाबू अगर आते हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए फिर बहुत इजी हो जाएंगे ना। ये पिछले साल ही जेई एडवांस में आया है, देखो कितना आसान है। इसमें तो ये भी नहीं पूछा कि कहाँ कोलाइड करेगा, डिस्टेंस विस्टेंस क्या है, जबकि इस प्रॉब्लम में तो मैंने आपको तीनों चीज निकलवा दिया है ना। पहला बात तो ये एंगल भी गिवन नहीं था, इस बार तो आपको दोनों एंगल गिवन है। इस बार तो आपको दोनों एंगल गिवन है, तो पहले मैंने आपसे वो एंगल निकलवाया, फिर किस समय कोलाइड करेगा वो निकलवाया, फिर कहाँ पर कोलाइड करेगा उसका डिस्टेंस विस्टेंस भी निकलवा लिया। तो ये प्रॉब्लम में ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से, देख लो ये वाला भी देख लो एक बार, और ये वाला भी देख लो। पहले तुम ये वाला देख लो अच्छे से, जो क्वेश्चन होमवर्क में था, है ना, क्योंकि इसको आप अटेम्प्ट किए होंगे बाबू। जब कभी भी कोई होमवर्क मिले तो उसको अटेम्प्ट किया करो, ट्राई किया करो, है ना, ऐसा बैठा मत रहा करो। हो गया, ये वाला देख लो एक बार। क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हो गया, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, है ना। या तो क्वेश्चंस इस टाइप के, ग्राउंड दोनों प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से फायर किए गए, इस टाइप के आते हैं। नहीं तो कल आपको कराया था, एक प्रोजेक्टाइल एक टावर से फ्लाई मतलब प्रोजेक्ट किया गया, दूसरा प्रोजेक्टाइल दूसरे टावर से प्रोजेक्ट किया, फिर वो कोलाइड करे, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है ना। और रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा वो बोलेंगे कि कोलाइड ही कर गया,
है ना। तो आपके लिए चीज़ें और भी आसान है। जब कोलाइड नहीं करता तो फिर तो आपको डी मिनिमम वगैरह निकालना पड़ता है। वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको ऑलरेडी रिलेटिव मोशन में कराए हैं और उसके ढेर सारे क्वेश्चंस भी करा दिए। ठीक है। कुछ एक आधे क्वेश्चंस और आते हैं प्रोजेक्टाइल में, थोड़ा इसको देख लो, फिर प्रोजेक्टाइल पूरे तरीके से कंप्लीट ही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन बाबू ये है, थोड़ा देखना है इसको, ठीक है। आपके पास एक प्रोजेक्टाइल उसको इस पॉइंट पी पर आना है ना। इस पॉइंट पी का हम कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, से एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक है। तो आप यहाँ से उसको अलग अलग वेलोसिटी से फेंक सकते हैं ना। ये सब आके इसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है। ये सब आके इसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये सब प्रोजेक्टाइल्स हैं। ठीक है। तो मान लो कि आप इसको किसी v1 वेलोसिटी से फेंको, किसी v2 वेलोसिटी से फेंको, किसी v3 वेलोसिटी से फेंको। जब आप इसको अलग अलग वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो सारे प्रोजेक्टाइल्स इस पॉइंट पी पर आ रहे हैं। ठीक है। मतलब आप अलग अलग एंगल पर फेंको, अलग अलग मैग्नीट्यूड से फेंको, तो भी ये सारे जो v1 v2 मेरे वेक्टर्स है ना, एब्सोल्यूट वेक्टर्स जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है। तो v1 v2 v3 वेलोसिटी वेक्टर से अगर आप इन चीज़ों को फेंक रहे हैं तो सारे तीन के तीनों आकर इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। और भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं, और भी कोई एंगल और मैग्नीट्यूड हो सकता है ना। लेकिन हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हमको v मिनिमम चाहिए। कितने मिनिमम वेलोसिटी से हम फेंकेंगे ताकि हम इस पॉइंट पी पर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट जो है इस पर पहुंच सके। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा इसको ट्राई करो, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ से जानते हो हम तो बनाएंगे आपके लिए क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा ना, अगर वो तुम रिजल्ट याद रखते हो तो तुम बहुत बड़े बड़े सवाल को एक एक लाइन में बना लोगे चुटकी में, है ना। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, और ये किस के कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप सोच के लगा सकते हैं हम आपको ये भी बता देंगे। पहले आप इस पर थोड़ा एक मिनट सोचो कि आप इस चीज को कैसे निकालोगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फायर करना है ताकि वो इस पॉइंट से पास करे। तो एक एक तरीका तो हो नहीं सकता, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तीन प्रोजेक्टाइल्स बनाए, तीनों को अलग अलग वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन तीनों के तीनों उस पॉइंट से पास कर रहे हैं। लेकिन हमको वो वेलोसिटी निकालना है जो मिनिमम होगा, मतलब कितने मिनिमम वेलोसिटी से तुम यहाँ फायर करो ताकि वो इस जगह पर पहुंच जाए। ठीक है। राइट। थोड़ा सोचो इसके बारे में। दीवाना दीवाना समझे ना कभी गया ये करूं, पूछे तेरी तारीफें सुनाया। कोई चाहे अगर तुम उठना।
कैसे करोगे? देखो, जब कभी भी आपको कोई पॉइंट दिया रहा है ना कि आपका प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो सबसे अच्छा होता है ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन को यूज करना, है ना। तो अगर हम यहाँ से यूज करें तो हम y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोला। ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से, तो हम इसको वाई नॉट लिख सकते हैं। दिस विल बी एक्स नॉट इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर तुम इसको इक्वेट करो तो ये वाई नॉट प्लस जी एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर, है ना, और ये भी इधर आ जाएगा, दैट विल बी प्लस जी एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स नॉट इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर तुम ध्यान से देखो तो इट्स अ क्वाड्रेटिक इन tan थीटा। ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, देखो। अगर तुम tan थीटा को x मानो तो देखो एक्स स्क्वायर दिखेगा, x दिखेगा, और इसमें कोई भी tan थीटा का टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, है ना। मतलब आपको ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा दिखेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की तरह दिखेगा। इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा। एक्स की वैल्यू tan थीटा है। थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लो अच्छे से। तो ये आपको दिखेगा जी एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ एक्स नॉट इंटू टैन थीटा, दिस इज प्लस बी एक्स, और ये हो गया प्लस सी वाई नॉट प्लस जी एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आप यहाँ से tan थीटा की जो भी वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, थीटा आपका यहाँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, थीटा जो है वो क्या होता है, दिस इज योर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। आप उस मिनिमम, मतलब जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी पर आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना, उसका एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से, है ना, तो वो चीज़ होगा, वो थीटा है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे रियल सॉल्यूशन से निकालना चाहते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका बी कितना है tan थीटा, तो ये हो जाएगा, सॉरी tan थीटा तो क्वाड्रेटिक है ना, बी स्क्वायर विल बी एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए फोर, ए कितना है, ये है, दिस इज जी एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर इंटू सी, सी ये है, दिस इज वाई नॉट प्लस जी एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर, ये पूरा चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे, दिस विल बी एक्स नॉट स्क्वायर, ये दो बार में कट जाएगा, दिस विल बी माइनस टू जी एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट और माइनस टू जी एक्स नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एक्स नॉट स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू जी एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये टू से टू भी कट जाएगा। दिस विल बी एक्स नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस जी एक्स नॉट स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर एक्स नॉट टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई यू टू द पावर फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऐसा कुछ आएगा। देख लो यहाँ तक तुमको समझ में आ रहा है तो। कुछ नहीं किया है, बस खाली ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लगाया है, वो tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, और आपको रियल सॉल्यूशंस चाहिए, है ना, फॉर रियल सॉल्यूशंस। रियल सॉल्यूशंस के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो।
यहाँ से एलसीएम ले लोगे, ठीक है ना, यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो u टू दी पावर 4 हो जाएगा, दिस विल बी u टू दी पावर 4 इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2g x0 स्क्वायर u स्क्वायर इंटू वाई नॉट माइनस जी स्क्वायर एक्स नॉट टू दी पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पूरा उधर चला जाएगा, तो u4 x0 स्क्वायर माइनस 2g x0 स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर इंटू वाई नॉट माइनस जी स्क्वायर x0 टू दी पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से अगर तुम ध्यान देखो तो हम क्या कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं, x0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u टू दी पावर 4 माइनस 2g यू स्क्वायर वाई नॉट माइनस जी स्क्वायर x0 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूरा इसमें से सब में से x0 स्क्वायर कॉमन लेके उधर भेज दिए, ठीक है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, थोड़ा देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस जी वाई नॉट यू स्क्वायर माइनस जी वाई नॉट का होल स्क्वायर माइनस ऑफ जी वाई नॉट का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर x0 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो अगर तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, दिस विल बी u टू दी पावर 4 प्लस जी स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर, जो कि जी नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर से कट जाएगा, और माइनस 2ab विल बी माइनस ऑफ 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू जी वाई नॉट, बिल्कुल सही है। तो अब हम यहाँ से इसको यू स्क्वायर माइनस जी वाई नॉट का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो हम इसमें से जी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा x0 स्क्वायर प्लस वाई नॉट का होल स्क्वायर। चेक करो, ये दोनों टर्म उधर चला जाएगा, तो ये भी जी स्क्वायर x0 स्क्वायर है, ये जी स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर है, तो जी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यू स्क्वायर माइनस जी वाई नॉट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी अंडर रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, तो यहाँ से यू स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी वाई नॉट प्लस जी अंडर रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी कॉमन ले सकते हैं, दिस विल बी वाई नॉट प्लस अंडर रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, तो u विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर जी वाई नॉट प्लस अंडर रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, है ना। और u क्या था, आपको मिनिमम वेलोसिटी निकालनी थी, और इससे आपको पता चल गया कि u की वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी ही होगी, तब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो इस पॉइंट P से पास करेगा, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई। तो मिनिमम वैल्यू u मिनिमम इज अंडर रूट ऑफ g इंटू वाई नॉट प्लस अंडर रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, दिस इज योर u मिनिमम। इस रिजल्ट को बाबू आप अगर याद रख लोगे ना, है ना, इस रिजल्ट को अगर तुम याद रख लोगे तो हम तुमको यकीन बताते हैं तुम्हारे 2-2 पेज के सॉल्यूशंस एक एक लाइन में बनने लगेंगे, ठीक है। अगर तुमको ये प्रॉपर्टी याद है, अभी हम तुमको बताएंगे कि इस चीज को कैसे यूज किया जाएगा क्वेश्चंस में। एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, नहीं तो हम आपको और भी तरीके और भी क्वेश्चंस में इनको लगा लगा के सिखाएंगे, तो आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लो, मैंने कुछ नहीं किया है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज किया है, यहाँ tan थीटा में क्वाड्रेटिक आ गया, हमको रियल सॉल्यूशंस चाहिए, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी सॉल्यूशंस तो चाहिए नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ से हमको u मिनिमम आ गया, ठीक है। मतलब कितने मिनिमम वेलोसिटी से आप यहाँ से इस प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे ताकि वो इस पॉइंट पर यहाँ पर पहुंच जाए। एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर हम तुमको इसको अलग अलग क्वेश्चन में लगा कर दिखाते हैं।
ठीक है, इसको याद रखेंगे, है ना। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि अगर आप कितने मिनिमम वेलोसिटी से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे ताकि वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर जाए। देखो, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्स नॉट और वाई नॉट जो हैं वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पॉइंट से आप जिस पॉइंट पर आप इसको फेंकना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक और चीज़ देख लो, उसके बाद हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, इसका भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। ये तो इजी चीज़ है, ये तो आप आराम से समझ सकते हो। एक आपके पास प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। आप इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दिए, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं और हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। इस समय इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ऐसा है और इसका ऐसा है। दिस इज v1, दिस इज v2, ये इनके एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर हम इस तरीके से काम कर ले तो हमको पता चल जाएगा कि ये x है और ये y है, ये h है। h ले लो, थोड़ा हाइट में ठीक लगता है। ये x है और ये h है। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो h है। x है और h है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाया जा सकता है। तो यहाँ का वेलोसिटी है v2 का स्क्वायर, यहाँ का वेलोसिटी है v1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगता है ना, एक ही एक्सेलरेशन लगता है, वो है ग्रेविटी। तो हम उसको माइनस जी जे कैप लिख सकते हैं, है ना, माइनस जी जे कैप लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई मान रहे हैं, और वो नीचे लग रहा है इसलिए माइनस जे कैप लिख रहे हैं। एस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट अगर लिखा जाए तो एक्स आई कैप प्लस एच जे कैप लिखा जा सकता है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा जाएगा उसको एक्स आई कैप और प्लस एच जे कैप लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसको करो तो वी टू स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी वन स्क्वायर, ये तो माइनस ऑफ 2g, जे कैप जब आई कैप के साथ यहाँ सॉरी, ब्लंडर हो गया भाई, ब्लेंडर हो गया ये तो। दिस विल बी डॉट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो जब जे कैप आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेगा तो कॉस 90 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जे कैप का जे कैप के साथ आ जाएगा, माइनस जी और एच मल्टीप्लाई होकर माइनस जी एच हो जाएगा। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो, है ना। किसी भी कभी भी कोई प्रोजेक्टाइल है उसके दो पॉइंट के बीच के वेलोसिटीज को आप इस रिलेशन से कंपेयर कर सकते हो। जैसे हम इसको पॉइंट ए बोले और पॉइंट बी बोले तो यहाँ पे जो, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ एच इसीलिए भी आ रहा है कि इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी में जो कंपोनेंट चेंज हो रहा है वो सिर्फ वाई वाला हो रहा है, क्योंकि आपको पता है एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए जितनी वेलोसिटी एक्स की इधर होगी उतनी ही वेलोसिटी एक्स की इधर भी होगी। तो ओनली थिंग विच इज चेंजिंग फ्रॉम ए टू बी इज यू वाई, वाई की वेलोसिटी जो वाई वाला कंपोनेंट है वो चेंज कर रहा है, जिसके कारण रिजल्टेंट वेलोसिटी चेंज कर रहा है ना। इसीलिए यहाँ पर वी टू स्क्वायर और वी वन स्क्वायर में जो वी टू स्क्वायर और वी वन स्क्वायर में जो चीज़ है वो बस एच के कारण आ रहा है, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के कारण आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना, इट कैन बी यूज्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ऑन अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है और ये आपको चीज़ पता है ना, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप देखना बड़े बड़े क्वेश्चन, दो दो पेज के क्वेश्चन हम लोग दो दो लाइन में बनाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। दो दो पेज वाला जो दो दो पेज वाला जो चीज़ है दैट इज आम जिंदगी, और हम लोग जिएंगे मेंटोस जिंदगी। ऐड देखे हो ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी, है ना। तो आम जिंदगी में बड़े बड़े सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो हम लोग मेंटोस जिंदगी करेंगे, मेंटोस जिंदगी। ठीक है, एक बार बाबू तुम देख लो, है ना, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, ताकि जब हम इनको क्वेश्चंस में लगाएं तो आप बहुत कंफर्टेबल होकर इन चीज़ों को समझ पाए।
ठीक है, आओ देखो। है ना, आपके पास एक एच हाइट पे आप यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फायर करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एक प्रोजेक्टाइल को फायर करना चाहते हैं, तो वो प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ आके गिरेगा ऐसा। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? रेंज। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप रेंज बोलोगे। मेरा सिंपल सा सवाल है कि आप इसको कितने वेलोसिटी से यहाँ पर फेंके। मान लेते हैं यहाँ से आपने किसी u वेलोसिटी से फेंका। जब हम वेलोसिटी का बात बोलते हैं ना, तो पूरा का पूरा वेक्टर ही अननोन है ना, पूरा का पूरा वेक्टर ही अननोन है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितने वेलोसिटी से इसको ताकि फेंकोगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ u, ताकि आपका जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाए। रेंज क्या हो जाए, क्या हो जाए? मैक्सिमम। है ना, रेंज आपका मैक्सिमम हो जाए, और उसके लिए आपको u की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन का दो तरीका है। एक तरीका तो आप मान लेते हैं कि आपने इसको किसी u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पर फेंका। तो पहले आप रेंज का इक्वेशन लिखो, वो फंक्शन आएगा, उसको डिफरेंशिएट करो, कंडीशन फॉर मैक्सिमा निकालो, फिर सब्स्टिट्यूट करो, और फिर आपको आएगा वो u की वैल्यू। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हम यहाँ मस्त चीज़ यूज़ करेंगे। देखो, हम मान लेंगे कि हम इसको इस तरह उल्टा सोचेंगे थोड़ा, हम इसको इस तरफ से, ठीक है, हम इसको ऐसा मान लो कि इस तरफ से इसको हम कुछ फेंक रहे हैं ऐसा, है ना, किसी वेलोसिटी v से फेंक रहे हैं, और किसी एंगल से थीटा, चलो थीटा थीटा होता अल्फा पे फेंक रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये, अगर हम यहाँ से इसी चीज़ को देखें, तो हम बोलेंगे कि हम अपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फायर किए हैं और वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम r, h लिख सकते हैं। ये ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन इधर ही है ना, मतलब ओरिजिन कहीं होगा। तो यहाँ इसके रेस्पेक्ट में आप x में r है और y में h है। तो हमको तो पता है कि मिनिमम कितने वेलोसिटी से हम इसको फेंके ताकि हम वहां पर चले जाएं, है ना। तो हम यहाँ से इस v की वैल्यू को आराम से लिख सकते हैं। v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g इंटू वाई नॉट प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर। यही है, चेक करो। रूट अंडर जी इंटू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट, तो यानी यहाँ से जो v आ जाएगा, दैट v विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी, तो जी ही रहने दो, वाई नॉट की वैल्यू h हो गई, प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक लाइन में v मिल गया, ये v मिल गया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, है तो ये सारे एक ही प्रोजेक्टाइल। किसी भी एक प्रोजेक्टाइल पर आपको दो वेलोसिटी वेक्टर्स अगर दिए हो, तो आप आराम से उन चीज़ों को निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताओ? ये वाला चीज़ लगा सकते हो, v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2gh। जो हाइट पर है, मतलब जो h हाइट पर है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर माइनस 2gh। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं u स्क्वायर विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2gh। ये ऊपर में है, u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। आखिर ये प्रोजेक्टाइल जब इस जगह से आएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर इस डायरेक्शन में होगी, तो u ही तो होगी, और ये थीटा तो ही होगा। तो जो ये u थीटा होगा वही वो u और थीटा होगा। तो आप कैसे कर सकते हो इसको? v तो पता चल गया, तो u स्क्वायर विल बी, इस पूरे का स्क्वायर कर दोगे तो ये g इंटू एच प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh हो जाएगा। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो बड़ा वाला रूट हट जाएगा, यही बचेगा। तो ये u स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये gh और माइनस 2gh, दिस विल बी g अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस gh हो जाएगा। अरे देखो ना, gh माइनस 2gh विल बी माइनस gh, तो u की वैल्यू निकल गई। अंडर रूट g ले सकते हैं, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस h, ये पूरे का रूट। अरे g कॉमन ले लो, फिर पूरा रूट ले लो।
अब बताओ, हम यकीन बता रहे, तुम इस क्वेश्चन को बना कर देख लेना, तुम्हारे कम से कम 1 से 1.5 पेज का सॉल्यूशन जाएगा। और अगर तुमको ये रिजल्ट याद है तो हम एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, 2 स्टेप में है ना, इसको बोलते हैं मेंटोस जिंदगी। ठीक है, ये है आम। अगर वो बड़ा वाला काम करोगे तो वो आम जिंदगी है, और ये है मेंटोस जिंदगी। अब हम तुमको एक बहुत और अच्छा चीज बताते हैं। अगर तुम इसी चीज को यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन बन जाएगा, है ना। यहाँ रेंज को मैक्सिमम ही कर रहे थे, तो सेम रिजल्ट आएगा फॉर मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हमने इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल्स भी किए हैं, है ना, तो ये हो जाएगा फॉर मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। आप चाहो तो डेरिवेशन करके देख लेना, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में ये डेरिवेशन रहता है कि कितने वेलोसिटी यू से फेंका जाए ताकि इंक्लाइंड प्लेन पे रेंज मैक्सिमम हो जाए। ये वही चीज़ है, बस यहाँ पे एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन अगर इमेजिन कर लो तो ये पूरा चीज़ एच और आर के साथ एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया, और इस पे आप रेंज को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, है ना। इसका जो रेंज आ जाएगा, आपने इस रेंज को निकाला है, मान लेते हैं ये कुछ बीटा एंगल हो गया, है ना इसका, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आर बाई कॉस बीटा, है ना। ये आर बाई कॉस बीटा विल बी, ये आर निकल जाएगा मैक्सिमम रेंज, तो आर बाई कॉस बीटा ही इसका हाँ इंक्लाइन प्लेन का मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, एक बार देख लो बाबू अच्छे से। आप एनोलॉजी समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में ये पूछा था कि आप कितने वेलोसिटी से इसको फेंके ताकि रेंज मैक्सिमम हो जाए, आपको वो यू निकालनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा मैक्सिमम रेंज है। तो हम इस क्वेश्चन को अगर उल्टे तरीके से सोचें तो हम यहाँ से किसी चीज़ को फेंक सकते हैं और वो इस पॉइंट से पास करेगा। किसी भी एक पॉइंट से आप फेंकिए, है ना, किसी भी एक पॉइंट से अगर आप फेंकते हैं, किसी भी एक पॉइंट से अगर आप फेंकते हैं और वो किसी पॉइंट से पास करता है, तो यहाँ से फेंके जाने वाले मिनिमम वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बस उसी चीज़ को लगा दिया, यहाँ पे वेलोसिटी जितनी मिनिमम होगी ये रेंज उतना मैक्सिमम होगा। अरे प्रोजेक्टाइल को फेंके हो, जितना दूर जाकर गिरेगा, जितना डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगा, तो उतनी वेलोसिटी मैक्सिमम, उतनी वेलोसिटी तो कम ही होती जाएगी ना, क्योंकि उस वेलोसिटी के कारण ही तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा। तो ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल हिट करने का वेलोसिटी अगर मिनिमम हो तो रेंज मैक्सिमम ही होगा। सेम उसी तरीके से उल्टा कर लो, तो यहाँ से मिनिमम ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा। यकीन मानो 2 लाइन में मैंने बना दिया है, आप इस चीज़ को ध्यान नहीं रखोगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे बनने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे एक दो और ट्राई करो। एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी बहुत अच्छा है। आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है इस तरीके का, ठीक है। ये जो हाइट है ये h1 है, ये पूरा हाइट h2 है, तो दिस हाइट विल बी h2 माइनस h1, इतना तो फिक्स है ना। ये पॉइंट आपका P1 है, ये पॉइंट आपका P2 है। आप इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे कितने वेलोसिटी से फेंकोगे, है ना, आप इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ पर कितने वेलोसिटी से फेंकोगे ताकि ये पॉइंट P1 और पॉइंट P2 दोनों से ये प्रोजेक्टाइल पास कर जाए, मतलब जस्ट उसको ग्रेस करते हुए निकल जाए, है ना। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी u so that the particle can grace over the two walls। ये walls है ना, ये वॉल, एक वॉल h1 हाइट का है, एक वॉल h2 का है, तो आपको ये u मिनिमम निकालना है ताकि जो पार्टिकल है इट ग्रेसेस द टू वॉल्स। जब कभी भी मिनिमम वेलोसिटी का क्वेश्चन आ जाए बाबू, आप ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो कैसे करोगे। मेरे हिसाब से अगर तुम
इस वाले वेलोसिटी को v1 मान लो और इस वाले वेलोसिटी को v2 मान लो, तो तुम v1 v2 में तो आराम से कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, करो करो करो, हम तुम बताएंगे नहीं, तुम ट्राई करो। ये सब क्वेश्चन को तुम बना के कभी नॉर्मल तरीके से देखना, 2-2 पेज के सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, लेकिन इस तरीके से करोगे तो आराम से जल्दी आ जाएगा। हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि मैंने यहाँ से v1 से फेंका, तो यहाँ पे v1 है और यहाँ पे v2 है, तो इस पॉइंट से मिनिमम वेलोसिटी ताकि वो इस पॉइंट से पास कर जाए। अभी तुम इस चीज़ को भूल जाओ, मान लो यहीं से प्रोजेक्टाइल कर रहे हो, तो यहाँ का v1 कितना आ जाएगा, v1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू वाई नॉट, यहाँ के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस h2 माइनस h1 है, प्लस क्या है फिर, प्लस ना, हाँ, प्लस अंडर रूट ऑफ ये डिस्टेंस कुछ दिया होगा, रुको 1 मिनट, क्वेश्चन में, हाँ ये डिस्टेंस x नॉट है, इन तीनों के बीच का डिस्टेंस x नॉट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाबू x नॉट का स्क्वायर प्लस h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर, ये v1 निकल गया, दिस इज योर v1। देखो यही फॉर्मूला तो लगाया है। जी वाई नॉट क्या है, व्हाट इज वाई नॉट, वाई नॉट उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, और एक्स रूट अंडर एक्स नॉट प्लस वाई स्क्वायर, वही चीज़ है। ये v1 मिल गया। अच्छा ये v1 अगर हमको पता चल गया तो हम ये u नहीं निकाल सकते, ये दोनों तो एक ही प्रोजेक्टाइल के पॉइंट्स हैं, है ना, तो हम u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, और ये हाइट h1 है, h1 लिख सकते हैं, है ना, u स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस 2g h1 लिख सकते हैं। तो हमको v1 पता ही है, 2g h1 पता ही है, तो यहाँ से मेरा u निकल जाएगा, दैट्स इट। बताओ बाबू कितना आसान है ये क्वेश्चंस, अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो, नहीं तो फिर तो बाबू आप बनाओ, बनाते जाओ। बंदे को ये क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं है, अगर तुमको ये सब चीज़ नहीं भी याद रहे तो भी तुम अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह को यूज़ करोगे, 2-2 3-3 बार लगाने पड़ेंगे, तो आप आराम से बना सकते हो ना। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि रिजल्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप रिजल्ट्स के बेसिस पर बहुत अच्छे से चीज़ों को जल्दी जल्दी निकाल लेंगे, एग्जाम में समय बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप एडवांस वगैरह में ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेंस और नीट के पेपर में नहीं आते, ये सब ओलंपियाड लेवल, ओलंपियाड में, एडवांस में, उस टाइप के कर सकते हो। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज आप दोगे उसमें दिख जाएगा आपको। एक लास्ट क्वेश्चन करो, फिर अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का समापन किया जाए। एक सर्कल है बाबू यहाँ पे, ठीक है, और ये इसका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लेवल है, एक पार्टिकल को तुम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो कुछ ऐसा जा रहा है, हम्म, ऐसा, और भी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, ये आप इसको किसी वेलोसिटी वेक्टर v नॉट से और किसी थीटा एंगल पर फेंक रहे हो, ठीक है, तो यही वेलोसिटी वेक्टर v नॉट इस तरफ भी हो गया, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर है, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, इसका रेडियस r है,
तो अगर तुम यहाँ पे भी देखो तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल ऐसा बनाएगा, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो तुमको वही निकालना है। यहाँ पे तुम इसको, इस वी नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वी नॉट की कितनी होगी टू रीच पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, तो को थोड़ा सा ये प्रोजेक्टाइल बाबू इसी पॉइंट पर आके हिट कर रहा है मैक्सिमम पे, है ना, मैक्सिमम पे इस यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, मान लो ए दे देते हैं, टू हिट पॉइंट ए, टू हिट पॉइंट ए। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको, ट्राई करो, देखो कैसे करोगे। एक सर्कल है, इसके रेडियस आर का, यहाँ से यहाँ तक आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये डिस्टेंस आपको नहीं पता है ना, ये डिस्टेंस अननोन है, दिस डिस्टेंस इज अननोन, ये डिस्टेंस आपका अननोन है ना। तो आप इस तरीके का सिचुएशन दिया है, मैंने डायग्राम आपको बना के दे दिया, बस आपको बताना है कि ये वी नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ताकि आप ए पॉइंट पर हिट कर जाओ। इसी तरीके का कुछ अप्रोच लगाने की कोशिश करो, है ना। ये वी नॉट नहीं होगी, ये तो वी वन होगी ना, ये वेलोसिटी कुछ वी वन होगी, तो वी वन वेलोसिटी निकालने की कोशिश करो वो ये वाले फॉर्मूले से, और ये मिल जाएगा तो यहाँ से यहाँ फिर तुम ये लगा सकते हो। तो ट्राई करो इसको, कैसे करोगे, ट्राई करो बाबू, ट्राई करो। चलो हम आपको कुछ हेल्प कर देते हैं, ज्योमेट्री वोमेट्री से आपको थोड़ा हम हेल्प कर दें। ये एंगल थीटा है, और अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये एंगल भी थीटा होगा, चेक कर सकते हो तुम। अरे ये ग्रीन और ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90, तो ये थीटा, तो ये आर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। हमको वर्टिकल डिस्टेंसेस चाहिए, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो आर माइनस आर कॉस थीटा है। तो अभी तुम भूल जाओ, इस प्रोजेक्टाइल को इतना ही कंसिडर करो, तो वी वन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ जी इंटू वाई नॉट हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट इससे कितना दूर आगे होगा, ये आर है, ये आर है, ये थीटा, तो ये आर कॉस थीटा, तो ये आर साइन थीटा, दिस विल बी आर साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा, इनका होल स्क्वायर, और ये पूरे का ऐसा, ये चीज़ आ जाएगा यहाँ से वी वन, चेक कर लो। यही तो होता है अंडर रूट जी इंटू वाई नॉट, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वाई नॉट कितना होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, है ना, जैसे यहाँ पे एच टू माइनस एच वन था, वैसे ही यहाँ आर माइनस आर कॉस थीटा है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कितना एक्स आगे है, ये आर है, ये थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस आर कॉस थीटा होगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस विल बी आर साइन थीटा। देख लो पहले, यहाँ तक देख लो, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक बार तुमको ये वी वन मिल गया तो तुम वी नॉट निकाल सकते हो, कैसे लिखोगे, वी नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू जी, और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये आर और ये आर, आर कॉस थीटा, दिस विल बी आर प्लस आर कॉस थीटा, है ना, तो यहाँ से वी वन निकल गया, यहाँ से वी नॉट निकल जाएगा। अब मिनिमम वेलोसिटी का क्वेश्चन अगर आ गया, तो अगर आप इस तरीके के डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, लेंदी बोलेंगे, ये अब बोले तो सुबह नहीं मिल, अच्छा अच्छा ठीक, बोल देना।
बाबू देख लो अच्छे से, तुमको समझ में आ रहा है तो तुम जिंगल वाला हु चक चक करो। तुम कभी बना कर देखना, तुम नॉर्मल तरीके से इन क्वेश्चंस को बना कर देखना, तुमको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, मतलब लेंदी भी लगेंगे, और हो सकता है तुम बीच में कहीं मिस्टेक भी कर दो। दिस कंप्लीट्स योर प्रोजेक्टाइल मोशन। हेलो। हाँ छोड़ू, दूध जाके ले लो, हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। हाँ हाँ। वो बोले कि जाने में लेट हो गया। बाबू क्लियर है क्या ये? बोलो। क्लियर है? बस एक फॉर्मूले का पावर है ये। इस चीज को समझ में आपको आना चाहिए कि जब कभी भी आप किसी एक पॉइंट पर फेंक, किसी प्रोजेक्टाइल को पहुंचाना चाहते हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स हैं जो इस पॉइंट से पास कर जाएंगे। लेकिन हम अगर इंटरेस्टेड हैं वो प्रोजेक्टाइल से जो मिनिमम वेलोसिटी से फेंका जाए ताकि वो इस पॉइंट पर पहुंच जाए, तो वही देखो ना। u की वैल्यू, u आपने क्या माना है, इसका वेलोसिटी और प्रोजेक्शन। तो u की जो वैल्यू है वो इससे या इसके बराबर या इससे बड़ी ही होगी। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब x की मिनिमम वैल्यू 2 ही है। तो दिस इज द यू मिनिमम। और इसी को मैंने अलग अलग क्वेश्चंस में यूज किया है, और अपने क्वेश्चंस को, बड़े बड़े क्वेश्चंस को दो दो लाइन में बना दी, दो दो लाइन में बना दिया है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलो, तो दिस कंप्लीट्स योर प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। और कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आप कंफर्टेबल हो, क्वेश्चन तो इनफाइनाइट तरीके के हो सकते हैं ना, बस इतना रिलेटिव पढ़ा दिया, इतना प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया, तो कभी आएगा क्वेश्चन किसी टाइप का तो आप आराम से कंफर्टेबल होगे, लेकिन उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत है। खास करके देखो, हम तुमको एक बात बताते हैं, जितने क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं उतना करिए। उसके अलावा आप कोई एक बेसिक बुक बनाइए पहले, है ना, जैसे H.C. वर्मा सर की बुक बना लीजिए, गैलेक्सी फिजिक्स बना लीजिए, है ना, बहुत सारे बुक, अनुराग मिश्रा हैं, है ना, ये सब जितने भी तरीके के SBT हैं, जितने भी तरीके के एक बुक है, एक बुक को प्रॉपर अच्छे से पहले फॉलो करो, ये सारे लेक्चर्स फॉलो करो, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक बनाओ। क्वेश्चन बैंक बाबू अगर तुम देखोगे ना जेई में, तो 45 46 47 ईयर्स का लगभग क्वेश्चन बैंक अगर आप बनाओगे, तो वो ऑलरेडी इतनी मोटी बुक होती है, उसमें बहुत सारे हजारों क्वेश्चंस हैं, है ना, और वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो थोड़ा रेलेवेंस भी ज़्यादा है कि जो कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसी टाइप का एग्जाम में आया हुआ है। और सारे क्वेश्चंस बनाओ, मेंस के बनाओ, एडवांस के बनाओ, पुराने वाले जो सब्जेक्टिव थे, है ना, उनको भी बनाने की कोशिश करो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाओगे तो आपको ऐसा लगेगा सर ये तो 10 मार्क्स से क्वेश्चन था या 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, उस पर मत ध्यान दो। हो सकता है कि वैसा ही कोई चीज़ छोटे रूप में आ जाए, है ना, जब वैसे क्वेश्चंस में 3 4 चीज़ें निकाली जाती थी, लेकिन उसका एक चीज़ तो पूछा ही जा सकता है। तो सारा बनाए करो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रिमेन्स के क्वेश्चंस, एडवांस के क्वेश्चंस बनाओ, है ना। धीरे धीरे आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लेंगे अलग अलग लेवल पे, ठीक है, तो उसको भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा देख लो इसको ध्यान से। क्वेश्चंस बनाओ बाबू, क्वेश्चन बनाओ, और कहीं पे भी तुमको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि सर इस ईयर का ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हम उसको यहाँ डिस्कस कर देंगे। ठीक है, देख लो देख लो। 2 मिनट में आ रहे बाबू, 2 मिनट में, ठीक है।
हेलो 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 हेलो। ठीक है, चलो तो अब हम लोग एक पेन कहाँ रख दिया यार, एक लास्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम करते हैं। हेडिंग डालो, लिखो चेजिंग इन काइनेमेटिक्स। चेज करना है, अब आपको पकड़ना है किसी चीज को। चेजिंग इन काइनेमेटिक्स, देखना है इस चीज को, है ना, ये बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक क्वेश्चन है पाथ फाइंडर का, वो भी करेंगे। पाथ फाइंडर में एक क्वेश्चन है चेजिंग रिलेटेड, बहुत अच्छा है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नहीं। चेजिंग इन काइनेमेटिक्स, है ना, चेजिंग इन काइनेमेटिक्स कहने का मतलब है कि कोई एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के तरफ जा रहा है ना, तो कितने समय के बाद वो उसको पकड़ लेगा। जैसे मान लो एक कैट और डॉग है, डॉग कैट भाग रही है, डॉग उसके पीछे पीछे भाग रहा है ना, इस तरीके का चीज़ है। तो कितने समय के बाद चेज कर लेगा, कहाँ चेज कर लेगा, कहाँ उसको पकड़ लेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, है ना। पहले इनका बेसिक फंडामेंटल समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो जैसे मान लेते हैं बाबू कि ये आपका एक ओरिजिन है ना, थोड़ा ध्यान से अच्छे से इन चीज़ों को देखना। बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास ये कुछ दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। तो ये मेरा पार्टिकल कुछ P1 है और ये मेरा पार्टिकल कुछ P2 है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ R1 वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर कुछ R2 वेक्टर है। और ये दोनों पार्टिकल का जो ज्वाइन करता हुआ स्ट्रेट लाइन है, ऐसा। इस समय इसका डिस्टेंस हम कुछ R मान लेते हैं, है ना। मतलब ये जो कंडीशन दिया गया है, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे दिया गया है ना, कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर P1 और P2 एक दूसरे से R डिस्टेंस के दूरी पर है। ठीक है, अब ये दोनों ही चेज करना है तो ये दोनों ही भागेंगे भाई। तो मान लेते हैं कि ये इधर भाग रहा है, ये इसके तरफ भाग रहा है इधर कुछ। ठीक है, तो ये भागा कुछ v1 वेलोसिटी से, ये भागा कुछ v2 वेलोसिटी से। अब तो फिर वही बात हो गया कि दो चीजें चलने लगी, तो बेटर है कि एक चीज को रेस्ट पे कर दिया जाए और दूसरे को रिलेटिव मोशन से चला दिया जाए। तो हम मान लेते हैं कि हम इस पे जाके बैठ गए, मस्त गए और इस पे बैठ गए। तो ये पार्टिकल अब मेरे लिए रेस्ट पर आ गया। अब कुछ भी हो जाए, ये पार्टिकल इस जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है, ये पार्टिकल इस जगह से नहीं हिलेगा, है ना। बाकी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ आपको लगाने पड़ेंगे, हर बार यहाँ चीज़ें उतनी आसान नहीं होंगी। ठीक है, अब आप इसको क्या दे दोगे, इसको रिलेटिव वेलोसिटी दे दोगे, इसके डायरेक्शन को पलट के, है ना। इसका मतलब ये चीज़ जो है अब नहीं रहेगा। ठीक है, और ये इस ये जो वेलोसिटी यहाँ इसको अब दिखेगा, दैट विल बी v1 माइनस v2 वेक्टर, जिसको आप v12 वेक्टर बोल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, टू पे बैठ के वन को देख रहे हैं तो, है ना। थोड़ा वेक्टर वगैरह चेंज करेगा, लेकिन वो हम न्यूमेरिकल थोड़ी बना रहे कि एग्जैक्ट, हमको तो बस कॉन्सेप्ट समझाना है। तो ये चीज़ आ गया अब वी रिलेटिव। तुम अगर बाबू ध्यान से देखो तो यहाँ वी रिलेटिव के दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ एक अलग से एक एस्पेक्ट आ रहा है जिसके लिए हम आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ पकड़ना नहीं है, पकड़ने के साथ साथ यहाँ एक और खेल चलेगा, वो खेल समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, है ना। तो ये वी रिलेटिव का एक कंपोनेंट अलोंग दी आर आ गया, तो हम इसको बोलेंगे वी पैरेलल। क्या बोलेंगे, वी पैरेलल। रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स है उसको बोलते हैं पैरेलल वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज पैरेलल वेलोसिटी, है ना। पैरेलल वेलोसिटी, पैरेलल वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी
along the line joining velocity along the line joining particles, वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल्स, और इसको हम बोलेंगे वी परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? वी परपेंडिकुलर, है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, अब अगर बाबू इस चीज को आप ध्यान से देखो तो ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर दोनों आपस में 90 डिग्री पर हैं। इसका मतलब इसका ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा और ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा, दोनों अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट काम करेंगे। वी पैरेलल क्या काम करेगा? अगर आप चेज कर रहे हैं किसी चीज को, है ना, आप चेज कर रहे हैं और आप उसके चेज करने में हमेशा यही होगा कि कुछ समय के बाद आप उससे और नजदीक चले जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि चोर पुलिस का रेस चल रहा है ना, पुलिस चोर भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे पीछे भाग रहा है, और पुलिस को अगर पकड़ना है चोर को, तो जाहिर सी बात है कि समय के साथ उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। मतलब विथ पैसेज ऑफ टाइम, ये जो सिनेरियो मैंने बनाया है ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पर बनाया है, तो किसी लेटर टाइम t पे इन दोनों के बीच का ये जो r डिस्टेंस है वो बढ़ेगा या घटेगा, है ना। चेज कर रहे हैं ना, तो विथ एट एनी लेटर टाइम t, एट एनी लेटर टाइम t क्या होगा? जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आर घटेगा, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, इसका मतलब ये लेंथ डिक्रीज करता जाएगा, है ना। इसको तो आपने रेस्ट पे डाल दिया है, इसका मतलब ये इसके नजदीक किस वेलोसिटी से आएगा? वी पैरेलल, क्योंकि ये तो रेस्ट पे, ये तो चल नहीं रहा, ये इसके नजदीक आएगा वी पैरेलल से। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू वी पैरेलल, बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन जिसका यूज हम लोग पूरे चेजिंग में करेंगे, है ना। इस कंडीशन से particles will come close to each other, particles will come close to each other, है ना। यहाँ माइनस इसलिए लगाया है बाबू कि डी आर बाई डी टी खुद नेगेटिव होगा, है ना। कोई चीज समय के साथ डिक्रीज करे तो उसका रेट ऑफ डिक्रीज तो नेगेटिव ही आएगा, डी आर बाई डी टी खुद डिक्रीज करेगा तो डी आर बाई डी टी खुद नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये क्या काम करेगा? परपेंडिकुलर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बाबू, थोड़ा इसको ध्यान से देखना, यही चीज आपका सबसे ज्यादा आपको समझना है। ये यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का चीज है, और ये चीज, ये पार्टिकल रेस्ट पे है और ये पार्टिकल मोशन में है, रिलेटिव वेलोसिटी, और इसके पास एक वेलोसिटी वेक्टर है जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ऐसा है, दिस इज वी परपेंडिकुलर, है ना, और ये लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है। ये पता है क्या काम कराएगा? तुम ऐसा सोचो कि ये वाला चीज रुका हुआ है, ऐसा मान लो ये एक रॉड है, रॉड जैसा चीज है ना, मान लो ये एक रॉड है, ये पेन है, इस पेन को हम इस पॉइंट से फिक्स कर दें और इसको यहाँ पर हम एक नॉर्मल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे एक वेलोसिटी दें, ये फिक्स है यहाँ से, और इसको हम अगर ऐसे वेलोसिटी दे तो आपको नहीं लगता कि ये रोटेट करेगा ऐसे? ये तो फिक्स है, ये अपने जगह से नहीं चेंज करेगा, ये अपने जगह पर फिक्स है क्योंकि ये रेस्ट पर है, लेकिन इसके पास एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो आपको नहीं लगता कि ये रोटेट करेगा? बिल्कुल सही। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इट विल रोटेट, इट विल रोटेट, है ना, इट विल क्या करेगा, मतलब बेसिकली ये रोटेट करेगा इस सिस्टम को या इस पार्टिकल को, इट विल रोटेट। तो रोटेट करेगा तो इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, मैंने आपको एक दिन सिखाया था बाबू, है ना। जब इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होगा, देखो जब तुम यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दोगे और इस चीज को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो आपको नहीं लगेगा कि कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम के साथ, है ना। कुछ समय के बाद ये रॉड ऐसा हो जाएगा, है ना, तो हम बोलेंगे यहाँ से ये थीटा एंगल आगे आ गया, उसके कुछ समय के बाद ये रॉड यहाँ पे और ऐसा हो जाएगा, हम बोलेंगे ये कुछ अल्फा एंगल आगे आ गया, कुछ समय के बाद ये रॉड जो है वो ऐसा हो जाएगा, हम बोलेंगे ये कुछ बीटा एंगल आगे आ गया,
है ना। तो ये जो चीज है ये रोटेट करेगा, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जिस रेट से इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा वो एंगुलर वेलोसिटी होगा, है ना। तो इट विल रोटेट, इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, जिसको हम डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं, जिसको हम डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी आप कोई चेज करते हैं किसी चीज को, तो एक वेलोसिटी आता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग, जिसको हम पैरेलल बोलते हैं, उससे दो पार्टिकल्स, उस वेलोसिटी के कारण दो पार्टिकल्स नजदीक आते हैं, है ना। और एक वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसा परपेंडिकुलर भी हो सकता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर, जिससे वो पार्टिकल क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसका मतलब, है ना, जैसे देखो हम तुमको एक एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। जैसे देखो हम तुमको फील दिलाते हैं होगा क्या। जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पे ऐसा से, है ना, ये मान लो यहाँ पर एक कैट है, दिस इज अ, यहाँ पे एक कैट है, और इस जगह पे यहाँ पे एक डॉग है, ठीक है। कैट जो है वो इस लाइन के अक्रॉस ऐसे भाग रहा है, और डॉग जो है उसको कैट को पकड़ना है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो डॉग है ना, इसको अपना रास्ता कर्व करना पड़ेगा, जैसे कुछ समय के बाद ये कैट यहाँ पर आ गया, है ना। तो हमेशा जो डॉग है वो कैट के तरफ भागेगा, तो ये जैसे जैसे इधर भागता जाएगा तो ये भी इसके तरफ भागता जाएगा। तो ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है, दिस इज पाथ ऑफ डॉग। तो ये जो पाथ ऑफ डॉग है ये खुद कर्व्ड है, और जैसे जैसे आप इसके अलग अलग पॉइंट पर रहोगे तो आपका एंगल जो है वो अलग अलग रहेगा। आपको हर पॉइंट पर घूमना पड़ेगा, और घूमना पड़ेगा मतलब आपके पास रोटेशन का फैक्टर होना चाहिए ना। अगर रोटेशन का फैक्टर नहीं होता तो चीज़ें हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे वी परपेंडिकुलर का एक कंपोनेंट है जो इसको रोटेट कराएगा। ये पार्टी, ये डॉग सीधा नहीं भागेगा, ये डॉग हमेशा हर मोमेंट पर अपना एंगल चेंज करेगा। तो हर मोमेंट पे इसका थीटा चेंज होगा, और हर मोमेंट पे थीटा चेंज होगा तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, जिससे वो डी थीटा बाई डी टी कर रहा होगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम हर पॉइंट पर ऐसे हॉरिजॉन्टल खींच लें, मान लो हम इसके रेस्पेक्ट में अगर एंगल को देखें, तो ये एंगल हर पॉइंट पर अलग अलग है। थीटा 1 तो यहाँ थीटा 2, तो यहाँ थीटा 3, तो यहाँ थीटा 4, तो थीटा चेंज कर रहा है। तो थीटा चेंज कर रहा है, इसका मतलब डी थीटा बाई डी टी है, इसका मतलब इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी है। करेंगे, हर टाइप के प्रॉब्लम करेंगे। अभी बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लो, बोलो क्लियर है क्या। ठीक है। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r। ये r आपका वही है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। r आपका rc है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आज आप बस एक बेसिक फंडामेंटल समझ लो कि चीज़ें किस डायरेक्शन में किस लेवल पे चल रही हैं। तो जब कभी भी आप चेज करोगे तो आप एक बॉडी पर बैठ जाओगे, दूसरे को अपना रिलेटिव वेलोसिटी दे सकते हो। उस रिलेटिव वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक वी पैरेलल, एक वी परपेंडिकुलर, है ना। वी पैरेलल वाले कंपोनेंट से दोनों पार्टिकल्स नजदीक आ रहे होंगे, और वी परपेंडिकुलर के कारण, अगर वी परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, अगर वी परपेंडिकुलर प्रेजेंट है तो वो इसको रोटेट भी कराएगा। रोटेट कराएगा मतलब आप भागते भागते अपना डायरेक्शन चेंज करते रहोगे। ये मतलब है अगर कोई चीज उधर भाग रहा है और हमको उसको पकड़ना है, तो हर मोमेंट पे हम अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे उसके डायरेक्शन के हिसाब से, तभी तो हम उसको पकड़ पाएंगे, है ना। कैट इधर भागे, डॉग बोले नहीं हम तो सीधा ही भागेंगे, तो कैट इधर भाग, डॉग सीधे भागते रह जाएगा जीवन भर, कभी पकड़ाएगा क्या, नहीं। लेकिन कैट अगर इधर भाग रहा है तो डॉग को उसको पकड़ना है, तो डॉग उसके तरफ भागेगा। हर मोमेंट पे कैट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हर मोमेंट पे डॉग को भी अपना डायरेक्शन कैट के पोजीशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, है ना। तब ये कुछ समय के बाद ये यहाँ, कुछ समय के बाद ये यहाँ चला गया, कुछ समय के बाद कैट यहाँ आ गया, यहाँ पर आकर कहीं इसको ये पकड़ लेगा, है ना। ये आपका कैचिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो जो डायरेक्शन वाला जो फैक्टर है कि आप किसी चीज को पकड़ने जा रहे हैं और हर मोमेंट पर आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना है, वो डायरेक्शन चेंज करने का मतलब कि आपका जो एंगल है वो हर डायरेक्शन में हर बार चेंज हो रहा है, और थीटा जब चेंज होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब चेंज होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी आती है। तो ये फंडा आपको समझना है ना। ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज फॉर रोटेशन। तो ये सबसे बेसिक दो फंडामेंटल कंडीशन है चेजिंग के लिए, है ना। माइनस डी आर बाई डी टी वी पैरेलल के बराबर होगा, और ओमेगा को आप यहाँ पे ये इसको डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हो। डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू वो वी परपेंडिकुलर बाई आर, या डी थीटा बाई डी टी इसके बराबर और माइनस डी आर बाई डी टी इसके बराबर आएगा। एक बार तुम अच्छे से इस चीज़ को देख लो कि क्या है, फिर आगे बढ़ता है।
मान लो, ठीक है देख लीजिए ना, मान लो ये जो जो कैट इधर भाग रहा था और ये जो डॉग इधर भाग रहा है, इस डॉग, तो ये कर्व्ड पाथ है। अब कर्व्ड पाथ है तो तुमसे पूछे कि इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए, है ना, कर्व्ड पाथ है ना, तो आपका इस कर्व का इक्वेशन बताइए कि डॉग जिस रास्ते पे, जिस कर्व पे चलते चलते उसको पकड़ा, इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, है ना। तो इन्हीं दोनों कंडीशंस को यूज करेंगे। सबसे पहला कंडीशन है आपका माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वी पैरेलल। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ डी आर इज इक्वल टू वी पैरेलल इंटू डी टी, ठीक है। और दूसरा आपका कंडीशन है डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर, है ना, यही है देखो, ओमेगा है ना, ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी इज वी परपेंडिकुलर बाई आर, सॉरी, है ना। तो ये हो जाएगा आर इंटू डी थीटा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर इंटू डी टी, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी आर बाई आर इंटू डी थीटा इज इक्वल टू वी पैरेलल डी टी बाई वी परपेंडिकुलर डी टी। तो ये डी टी कट गया, तो माइनस डी आर बाई आर इंटू डी थीटा इज इक्वल टू वी पैरेलल बाई वी परपेंडिकुलर। ये दोनों कंपोनेंट्स आपको पता चल जाएंगे क्वेश्चन में, जो गिवन डेटा होगा उसके हिसाब से। तो आप यहाँ पे माइनस ऑफ डी आर बाई आर इज इक्वल टू वी पैरेलल बाई वी परपेंडिकुलर इंटू डी थीटा, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ एल एन आर इज इक्वल टू वी पैरेलल बाई वी परपेंडिकुलर इंटू थीटा, ठीक है। देख लो देख लो, अच्छे से देख लो, ये सारा चीज़ देख लो, ये मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक देख लो अच्छे से, बस आगे आप क्या करोगे, आगे बताओ। इस माइनस को इधर भेज देते हैं, तो एल एन ऑफ आर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी पैरेलल बाई वी परपेंडिकुलर इंटू थीटा। तो आर विल बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वी पैरेलल इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू थीटा। ये आप इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, इसको इस ऐसे ही रहने दो, इसको डी थीटा कर लो, क्योंकि इंटीग्रेट भी कर सकते हैं ना, तो इंटीग्रेट के फॉर्म में ही रहने दो। तो यहाँ से आप एल एन आर को माइनस ऑफ वी पैरेलल बाई वी परपेंडिकुलर इंटू डी थीटा कर सकते हो। तो ई की, तो आर की वैल्यू जो है वो ई टू द पावर माइनस ऑफ वी पैरेलल बाई वी परपेंडिकुलर इंटू डी थीटा। तो ये जो आपका इक्वेशन यहाँ से आएगा, देखो आपके पास वी पैरेलल वी परपेंडिकुलर सब कुछ पता रहेगा, आप उसको बस यहाँ पुट करके ये कर लो, तो ये जो आ जाएगा यहाँ से आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, आज बस इंट्रोड्यूस किया है थोड़ा बहुत, नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चंस करेंगे और इन सारी चीज़ों को निकालेंगे अच्छे से, ठीक है। देख लो एक बार क्या किया, देख लो, यही दो अपने कंडीशन वाले इक्वेशन यूज़ किया, ये पहला कंडीशन है कंडीशन 1, और ये दूसरा कंडीशन है कंडीशन 2। ये इससे दो पार्टिकल नज़दीक आते हैं और इससे वो पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है, मतलब उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी रहती है। चेक कर लो। यहाँ लिमिट वगैरह भी लगा सकते हो, वो है ना, मतलब एक अप्रोच बताया है बस आपको, ठीक है। अगर लिमिट्स पता रहे तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाया जा सकता है ना। जैसे यहाँ पे आप लिमिट्स लगा सकते हो, पहले मान लेते हैं कि सेपरेशन आर नॉट था, बाद में कुछ सेपरेशन आर हो गया। थीटा का भी कुछ लिमिट पुट किया जा सकता है कि पहले थीटा इतना था, बाद में थीटा इतना हो गया, तो वो उसके हिसाब से लिमिट्स पुट कर लेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना। मेथड यही है, अप्रोच यही है कि जो दो कंडीशन दिए गए हैं, इन्हीं दो कंडीशन से आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा, है ना। कंडीशन यही है, बाकी जो कंडीशन में बोलेगा वैसा लिमिट्स वगैरह पुट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिमिट्स पुट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, और सॉल्व कर लेंगे। आप अप्रोच पे फोकस करो कि अप्रोच क्या है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है चेजिंग में,
कि आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक का काम होगा नज़दीक लाना और एक का काम होगा रोटेट कराना। जो रोटेट करा सकता है उसका नज़दीक लाने में कोई जरूर इंपॉर्टेंस नहीं है, और जो नज़दीक ला रहा है उसका रोटेट कराने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, क्योंकि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगला क्लास मिस मत करना बाबू, बहुत अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स आएंगे है ना, एकदम ये बहुत ही अच्छे। कुछ बेसिक करा देंगे, बेसिक कराने के बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे 2-3 लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको करा देंगे, तब आपका ये काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ो इसको अच्छे से। जो प्रोजेक्टाइल वाला केस किया है ना बाबू, वो रिजल्ट अगर याद रखोगे तो जितने भी हम तुमको इस तरीके के क्वेश्चंस दिए थे, ये सारे क्वेश्चंस आपके 1-2 लाइन में बन जाएंगे। और क्वेश्चन में क्या होता है ना, न्यूमेरिकल डेटा दिया होता है, तो डेटा के साथ कैलकुलेशन भी सिंपल होता है, आपको इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन नहीं दिखते। जैसे ये चीज़ है ना, जैसे ये सब चीज़ है, थीटा पता चल जाए, रेडियस पता चल जाए, तो ये सारे नंबर्स के फॉर्म में आएंगे, नंबर्स के फॉर्म में आएंगे तो ये आपको इतना बड़ा थोड़ी दिखेगा, आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आपको H1 H2 ये सब पता रहेगा, तो H2 माइनस H1 सब नंबर के फॉर्म में आएगा, तो नंबर के फॉर्म में चीज़ें आएंगी तो ईजी रहेंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।